नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के केस में जो उसके बलात्कार के दोषी थे उन सब 11 आरोपियों को फिर से जेल का रास्ता दिखा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से लोगों के बीच में फिर से एक विश्वास जागा है कि न्याय तंत्र अभी भी जिंदा है और लोगों का न्याय पर विश्वास बढ़ा है। क्या था ये बिल्किस बानो का केस? यदि मैं आपको याद कराऊं तो 2002 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उस दंगे के बीच में 3 मार्च 2002 के दिन बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ बचती बचाती किसी तरह अपने जान को बचाती हुई भाग रही थी और वहीं पर बिल्किस बानो को उसी के गांव के और कुछ उसी के मोहल्ले के लोगों ने धर दबोचा और उस टाइम पे बिल्किस बानो 5 से 6 मास की गर्भवती थी। उसके साथ उसकी 3 बरस की बच्ची थी और उसके परिवार के लगभग 14 सदस्य थे। और साथियों, उस दिन उन हत्यारों ने, उन बलात्कारियों ने, उन नराधमों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसकी आंखों के सामने उसके 3 साल की बच्ची को जमीन से पटक पटक कर मार डाला और साथ ही उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या की गई। खैर, किसी तरीके से बिल्किस बानो अपनी जान बचाते हुए वहां से निकली और वो भी उसको इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इन बलात्कारियों ने सोचा था कि ये भी अब मर चुकी है। तो साथियों, ये थी बिल्किस बानो की दुख भरी दास्तान। बिल्किस बानो ने अपने इस केस को लड़ने के लिए हर तरह से अपने आप को तैयार किया और फिर ना केवल उसने सेशंस कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक न्याय पाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी। उसके केस को महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया गया और महाराष्ट्र में ही पूरी ट्रायल चली और फाइनली महाराष्ट्र ने ही इन 11 नराधमों को, बलात्कारियों को दोषी माना और उनको आजीवन कारावास की सजा दी और ये आजीवन कारावास की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य रखा और तब से ये सभी लोग जेलों में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इसके बाद 2022 में इन्होंने अपने आप को जेल से रिहा करने के लिए रेमिशन पिटीशन लगाई और रेमिशन पिटीशन में केंद्र सरकार ने भी गुजरात सरकार को मंजूरी दे दी कि आप फैसला ले सकते हैं और गुजरात सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में इन सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया। अब यहाँ पर सबसे दुख भरी बात क्या है उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जब भारत देश अपनी 75वीं आजादी का उत्सव मना रहा था, जिसको कि नरेंद्र मोदी ने अमृत काल कहा, अमृत महोत्सव कहा, अर्थात 15 अगस्त 2022 के दिन इस बिल्किस बानो के हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके परिवार के हत्यारों को छोड़ा गया। जब इन हत्यारों को, बलात्कारियों का छोड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी के गोधरा के विधायक सीके राहुल ने कहा कि ये तो संस्कारी ब्राह्मण थे, अच्छा चाल चरित्र रखने वाले ब्राह्मण थे, इसलिए इनको छोड़ दिया गया। शर्म आनी चाहिए गुजरात की भाजपा सरकार को, शर्म आनी चाहिए केंद्र की भाजपा सरकार को। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ देश की बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले ऐसे नराधमों को छोड़ देते समय से पहले और नरेंद्र मोदी जी तो कुछ बोलते भी नहीं है इन सब मामलों में, चुप्पी लगा के बैठ जाते हैं। क्या उनको पता नहीं था कि गुजरात सरकार ऐसे नराधमों को छोड़ने का निर्णय ले रही है? किसके इशारों पे छोड़े गए? पर मैं बता दूं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को खुश करने के लिए और मुस्लिम समाज को और ज्यादा प्रताड़ित करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं गुजरात सरकार से या फिर भारत सरकार से। और इतना ही नहीं,
जब वो रिहा हुए तो हम सब ने देखा है कि किस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारी और उसके परिवार के हत्यारों को फूल मालाएं पहनाई गई हैं, मिठाई खिलाई गई है। ये गुजरात की धरती पे, ये गांधी की धरती पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पे ऐसा हुनारत हुआ। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कस के तमाचा मारा है और ये तमाचा जिंदगी भर नहीं भूले, एक ऐसा तमाचा है। जब ये केस, इनको वापस जेल में ले जाने का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें ये बेशरम गुजरात सरकार, उसके वकीलों ने कई बार लगातार बार केस को एडजॉर्न करवाया, तारीख पे तारीख पढ़वाई, ताकि जितनी ज्यादा देर तक हो सके ये बलात्कारी जेल के बाहर रह सके। जब इन बलात्कारियों को जेल से रिहा किया गया था, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने 18 अक्टूबर को 2022 के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ये एक बहुत ही गलत निर्णय किया गया है और अंत में सच्चाई सबके सामने खुलेगी। और आज कांग्रेस पार्टी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभिषेक मनु सिंघवी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे हैं। साथ ही में अलका लांबा जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हैं, जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महिला सेल की प्रमुख नियुक्त की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी क्या बोलते हैं, हम उनको सुनते हैं। देखिए। एक अत्यंत गंभीर मामले में एक बहुत व्यापक निर्णय आज आया है और उसके हम विविध पहलुओं का अभी चर्चा करेंगे, लेकिन मूल बात जो है उसको बड़े सीधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहना आवश्यक है कि आज बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं। जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में। सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं, असली चेहरा सामने आ गया है। और अगर आप मुंह छुपाने चाहते हैं तो उसके लिए चादर खोजते रहिए, मुंह छुपाना इतना आसान नहीं होगा। उन दोषियों को जिनको आपने सीधा बचाने की प्रक्रिया की, प्रयत्न किया, क्योंकि वो एक कारावास की जिंदगी से छुटकारा पाले, जबकि कारावास की जिंदगी के अंदर भी उनको हर प्रकार की सहूलियत दी गई थी, उसी केंद्र सरकार द्वारा, उसी प्रदेश सरकार द्वारा। इतने आसानी से न पाप निपटता है, न पाप छुपता है। देखा आपने, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का उजागर किया था कि जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। अब साथियों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल ने अपने जजमेंट में लिखा है कि गुजरात सरकार बलात्कारियों के लिए काम कर रही है, गुजरात सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी है। फिर मैं कहूंगी कि ये जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर एमपी, एमएलए, सब लोग सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि वह महिलाओं को किसी भी दिन कहीं भी अपने भोग विलास का शिकार बना देते हैं और फिर इन्हीं बलात्कारियों को संरक्षण मिल जाता है सरकार का। आपने देखा किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह की आज तक ना तो गिरफ्तारी हुई और ना ही उसके सामने एफआईआर दाखिल हुई थी, और एफआईआर तब दाखिल हुई जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा। इसी तरह मणिपुर में भी जो घटना घटी थी, विभत्स घटना, उसका भी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तब जाके हमारे नरेंद्र मोदी जी 36 सेकंड की 38 सेकंड में अपनी बात को खत्म कर दिया मणिपुर के ऊपर।
इनका असली चेहरा और चरित्र हमें बहुत अच्छी तरह से जानने और समझने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिर उनका मकसद क्या था 11 दोषियों को रिहा करने का? एक ही मकसद था कि सामने विधानसभा के चुनाव आ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज में एक मैसेज देना चाहती थी कि देखो हम किस तरीके से मुस्लिमों को प्रताड़ित करते हैं और इसीलिए हम हिंदुओं के हैं और आप हमें वोट दो। वोट की गंदी और घिनौनी राजनीति के लिए ये बीजेपी वाले लोग किसी भी हद तक कहीं तक भी गिर सकते हैं। सोचना अब आपको है, क्या 2024 में हमें इस तरह के गंदे घिनौने विभत्स लोगों को फिर से जिता के पार्लियामेंट में लाना है या फिर संविधान बचाना है? बस साथियों, आज इसी प्रश्न के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करती हूं। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पर भी मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए विचार के साथ, एक नई बात के साथ। नमस्कार।